शुरू करते हैं। अध्याय 8 है मानव परिसंचरण तंत्र। याद रखिएगा अध्याय 8 से ही शुरू करने जा रहा हूँ। ये मानव कोश का भी पढ़ूंगा। इसमें जितने भी बायोलॉजी के हैं वो सारे पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये बुक जो है महेश बर्णवाल का है। उसी का न्यू बुक आया है, पब्लिकेशन है, जिससे मैंने कॉपी बनाकर कॉपी पेस्ट किया है और ये महेश बर्णवाल का ही बुक है। तो आप चाहें तो उस बुक को ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो उसका लिंक मैं जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ले सकते हैं। और दूसरी चीज कि आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो नलिनी अकाडमी को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको अवश्य मिलेगा। थोड़ी से समय के लिए मैं नहीं ध्यान दे पाता, लेकिन अवश्य कमेंट का ध्यान दूंगा और अब जरूर दूंगा। तो आप कमेंट करते रहेंगे, आप जितना हो सके यूट्यूब पे कमेंट करेंगे, मैं उतना ही टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करके रिप्लाई देकर आपको पीडीएफ दे दूंगा, अवश्य दूंगा। अब जो भी आ रहा है आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, ये स्पेशली बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी के लिए चल रहा है। आप अवश्य देखेंगे जिनका बायोलॉजी सब्जेक्ट है उनके लिए। तो चलिए, पहला है अध्याय मानव परिसंचरण तंत्र। चलेंगे, पहला प्रश्न है। देखिए ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी है तो जरूरी नहीं कि आपका बीपीएससी में, ऑल एग्जाम में कम आते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की, बताइएगा। तो रक्त परिसंचरण की खोज करने का श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। किनका नाम जाता है? विलियम हार्वे का नाम जाता है। अब इस पे डिटेल की बात करेंगे तो देख लीजिए डिटेल। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। अच्छा, विलियम हार्वे ने की है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज। तो और भी जान लीजिए कि आरबीसी की खोज किसने की थी, डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की थी और ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया, ये भी हम पढ़ लेते हैं। तो एंटी वॉन लिवनहॉक ने एंटीन वॉन लिवनहॉक ने लाल रक्त कोशिका की खोज की, जिसे हम आरबीसी की खोज कहते हैं। तथा अब देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति मिले थे, विलियम एडिशन और ग्रेवियल एंड्रल। ग्रेवियल एंड्रल और विलियम एडिशन ने मिलकर श्वेत रक्त कोशिका की खोज की है, डब्ल्यूबीसी की खोज की है। याद रखिएगा। अब देखिए, लैंड स्टीनर ने मनुष्यों में विभिन्न रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो आपसे पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी का खोज किसने किया जी? तो विलियम एडिसन और साथ में कौन थे? ग्रेवियल एंड्रल ने मिलकर की थी, जिसे हम श्वेत रक्त कनिका कहते हैं या श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं। याद रखिएगा। अब आरबीसी की खोज को किसने की? आरबीसी की खोज, जिसे लाल रक्त कोशिका कहते हैं, तो उनका खोज करने वाला वॉन लिवनहॉक है। अच्छा, तो रक्त परिसंचरण का भी बताइए कौन किए? तो विलियम हार्वे ने किए थे, जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। और रक्त समूह का लैंडस्टीनर। क्लियर हो गया, बोलिएगा नहीं? चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में असत्य कथन है। तो मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में असत्य कथन क्या है, बताइए। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में असत्य बताना है इस ऑप्शन के हिसाब से। तो असत्य तो आपका पहला ही है, यह पूर्ण विकसित एवं खुला परिसंचरण तंत्र है। यही बात गलत है। कथन ए ही तो गलत है। क्यों कथन गलत ये है, चलिए इसके बारे में हम डिटेल समझते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र एक पूर्ण विकसित और बंद परिसंचरण तंत्र होता है। बंद होता है, क्लोज होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि मानव शरीर में रुधिर बंद नालिकाओं में प्रवाहित होती है। और बंद में ही होगा ना, खुला में होगा तो बाहर तो ब्लड आ जाएंगे। तो परिसंचरण तंत्र का क्या काम? कोई काम नहीं होते। तो बंद में होती है। ब्लड जो है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ होगा? बंद में नहीं चलेगा, बंद नालिका में नहीं चलेगा जी, नहीं तो पूरे बॉडी में भर जाएगा, है ना। तो एक नस के माध्यम से, ऐसे याद कर लीजिए। खुला परिसंचरण तंत्र मुख्यतः तिलचट्टा में आपको दिखेगा, मकड़ी में दिखेगा, झींगा में दिखेगा, आदि में पाया जाता है, लेकिन मानव में नहीं पाया जाता। मानव में पूर्ण विकसित होता है और बंद परिसंचरण तंत्र होता है। खुला परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, खुला परिसंचरण तंत्र नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? कौन नहीं जानता? 72 बार धड़कता है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसका डिटेल हम चलते हैं, जानते हैं और समझते हैं और याद करवाते हैं। याद करवाने के लिए नलिनी कार्ड भी जाना जाता है। चलिए, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में एवरेज अगर देखा जाए, औसतन देखा जाए तो 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़केगा? 72 बार। कितना मिनट में? 1 मिनट में। हृदय एक पेशीय और शंक्वाकार संरचना है। हृदय कैसा है? पेशीय है और शंक्वाकार संरचना है, जो कि परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय पंपिंग अंग है। कैसा अंग है? पंपिंग अंग है। किसका? परिसंचरण तंत्र का। पूछेगा परिसंचरण तंत्र का जो संरचना के रूप में अगर देखते हैं तो हम बताएंगे शंक्वाकार है या पेशीय तरीके से है। और अगर पंपिंग अंग पूछे तो केंद्रीय पंपिंग अंग है। अब बात करते हैं संकुचन। एक संकुचन तथा एक अनुशिथिलन। अनुशिथिलन
कि संयुक्त रूप से एक धड़कन कहा जाता है। मतलब कि संकुचन का मतलब क्या होगा? जिसे आप सिस्टोल भी बोल सकते हैं। तो एक सिस्टोल तथा अनुशीथलन को हम क्या पढ़ेंगे? उसे पढ़ेंगे डायस्टोल। तो याद रखिएगा सिस्टोल और डायस्टोल तो एक-एक दोनों में होंगे। एक सिस्टोल तथा एक डिस्टोल मतलब डायस्टोल का अगर संयुक्त मतलब मिलना, दोनों का जुड़ना एक धड़कन कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहेगा? धड़कन कराएगा क्योंकि हृदय की मांसपेशियों की एक सिकुड़न को कहते हैं, याद रखिएगा, उस अवस्था को कहा जाता है सिस्टोल और डायस्टोल जो है हृदय की जो मांसपेशी होता है ना, हमारा हार्ट का, वो आराम करने का होता है, शिथिल रिलैक्स करने का होता है, इसलिए उसे हम शिथिलन कहते हैं, ठीक है? याद रखिएगा और हृदय जो है 2 धड़कनों के बीच मतलब 2 धड़कन जो होते हैं हमारे हृदय में जो 2 धड़कन के बीच के समय में जो है आराम कराता है, याद रखिएगा। यही काम करते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। मतलब कि हृदय का जो अरे हृदय में 2 है, धड़कता है, उस बीच में जो समय जो आराम करवाता है ना, उसे कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, आगे बात करते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य, वयस्क माने बड़ा, किशोरा व्यक्ति कहिए, किशोरा अवस्था पार कर चुका है व्यक्ति, वयस्क स्वस्थ व्यक्ति, किशोरावस्था भी कह सकते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त का समान मात्रा होती है। तो कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होता है समान रूप से। ऐसे अभी तो बहुत लोग का ब्लड ही खत्म हो गया क्योंकि फूड पॉइज़न खाते हैं कि क्या बोलना। चलिए आगे चलते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की समान मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है, जो शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। रक्त एक गाढ़ा, चिपचिपा एवं लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है, जिसका पीएच मान 7.4 है। 7 कितना है? 4 है। तो तरल संयोजी ऊतक है, याद रखने वाली है, जिसका पीएच मान कितना है ब्लड का? 7.4 होता है। और शरीर में भार का लगभग देखा जाए तो 7 से 8% होते हैं ब्लड हमारे, याद रखिएगा। चलिए, ब्लड कैसा होता है? गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, लाल रंग का होता है, तरल होता है। चलिए, 5वें प्रश्न की बात करेंगे। 5वां प्रश्न है मानव रक्त के संगठन में मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो रक्त में देखा जाए हमारे शरीर में मानव मतलब हम लोग के शरीर में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? कौन-सी पदार्थ हमारे शरीर में ज़्यादा होता है? तो प्लाज़्मा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक मात्रा में होती है प्लाज़्मा। क्यों होती है? अब चलिए समझते हैं इसके बारे में। ऐसा थोड़ी कि लाल ब्लड नहीं है हमारे पास, डब्ल्यूबीसी नहीं है, सब है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्लाज़्मा। मानव रक्त में लगभग अगर पूछे 55% भाग क्या है? प्लाज़्मा है। 55% प्लाज़्मा है। 45% भाग हमारा रक्त कणिकाओं का होता है। रक्त कणिका होते हैं, ब्लड होते हैं। प्लाज्मा जो है पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, जिसमें 90% जल होते हैं और तथा 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं। मतलब 90% हमारा जल होता है और प्लाज्मा कैसा होता है? पीले रंग का होता है। और 90% जल होते हैं प्लाज्मा में और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक मिला के घुले होते हैं। रक्त कणिकाओं के अंतर्गत देखा जाए तो प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका शामिल होते हैं। मतलब कि रक्त कणिका के अंतर्गत देखा जाए मतलब ब्लड के अनुसार देखिएगा तो प्लेटलेट्स भी आता है, लाल रक्त आरबीसी और डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कणिका शामिल होंगे। लेकिन प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जल की मात्रा होती है 90%। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं, छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? बताइए। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो है लाल होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन के कारण होता है लाल। कौन नहीं जानता? अब इसके बारे में डिटेल जानते हैं। याद करवाने का वादा है तो याद करवाऊंगा, बस सिर्फ सुनना है आपको और कुछ नहीं करना है। रक्त की लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो रक्त की लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है हिम नामक पदार्थ से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? हिम नामक पदार्थ से निर्मित होता है, जो कि रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन से संयुक्त होकर मतलब ऑक्सीजन से मिलकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। समझ गए? हीमोग्लोबिन का रोल है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य अगर पूछे तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, यही सबसे बड़ी बात होती है। हीमोग्लोबिन का अगर कोई पूछे कि इसका वर्ग क्या है तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन को भेजता है।
लाल रक्त कोशिकाएं केवल कशेरुकी प्राणियों में ही नहीं पाए जाते। इसे एरिथ्रोसाइटस भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सिर्फ ये मत सोचिएगा कि लाल रक्त कोशिका सिर्फ हम लोग में ही पाया जाता है, नहीं, निर्जीव में भी पाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है। कशेरुकी प्राणियों में भी पाए जाते हैं। मतलब जो रेंगने वाले होते हैं, निर्जीव कहने का मतलब वो मत ले लीजिएगा, पेड़-पौधा शब्दों का थोड़ा खेल है। मतलब कि कीड़े-मकोड़े में भी काम करते हैं, याद रखना है। ठीक है? और बात ध्यान रखिएगा, इन्हें हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। किसे? हीमोग्लोबिन को। क्योंकि उसी का बात कर रहे हैं तो उसी को पढ़ेंगे, है कि नहीं? क्लियर हो गए। बोलिएगा नहीं? 7वां प्रश्न की बात करेंगे। 7वां प्रश्न है, रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करिएगा बताइए? तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट-गमो मैनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है जी? शिफ्ट-गमोमीटर मैनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे जी। किसका? शिफ्ट-गमो मैनोमीटर का इस्तेमाल करिएगा। अच्छा जी। तो रक्त दाब ब्लड प्रेशर मापने के लिए शिफ्ट-गमो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? शिफ्ट-गमो मैनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? ब्लड प्रेशर के लिए करेंगे। मनुष्य का समान रक्तचाप अगर पूछे या रक्त दाब पूछे, तो वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष में अगर देखा जाए वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर के हिसाब से, तो 120/80 mmHg में होना चाहिए, मतलब होता है। mmHg का मतलब होता है, तात्पर्य होता है कि mm मतलब मिलीमीटर और Hg माने पारा, मर्क्यूरी। याद रखिएगा। ठीक है? तो हम लोग मिलीमीटर और पारे के रूप में हम उसे चेक करते हैं। मानव रक्त जो होते हैं, मानव का रक्त दाब जो है धरातल पर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। एटमॉस्फेयर से अधिक होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर से अधिक होता है। याद रखने वाली बात है कि नहीं? चलिए आगे चलेंगे, आगे चलिए और 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, किस रक्त समूह में व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं? बताइएगा, बताएँगे? किस रक्त समूह में व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, ये भी रक्त समूह सिर्फ प्राप्त करना जानता है। जैसे हम बताए थे दुर्योधन, दुर्योधन सिर्फ लेना जानता था, देना नहीं जानता था महाभारत में, इसलिए ये भी होता है। याद रखिएगा। और कर्ण जो है वो है जो सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं जानता था। इसका पॉजिटिव चीज देखिए। चलिए, अब ऐसा नहीं कि ब्लड वाले सब कर्ण है, ऐसा नहीं मत समझना है। ये सिर्फ पढ़ाने के तरीके को, याद करवाने के तरीके को है। आगे चलेंगे। आगे है रक्त समूह जो होते हैं ये भी सर्वग्राही होते हैं। यूनिवर्सल रिसिप्ट कहते हैं ना, रिसिप्ट करने वाले होते हैं, रिसिप्ट करता है। ठीक है? सर्वग्राही होता है। और रक्त समूह ओ जो है सर्वदाता है। दाता मतलब देना, दान देता है। यूनिवर्सल डोनर है। आज के कलयुग में दान देना भी कम हो रहा है, इसलिए कलयुग जल्दी आ रहा है, इसलिए दान दीजिए जिनको देने की इच्छा हो, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है? मतलब जो गरीब हैं उनको दीजिए, जो भूखे हैं उन्हें दीजिए। और लैंड एस्टीनर ने 1900 में 1900 ईस्वी में 4 रक्त समूह 4 र, जो 4 रक्त समूहों का मतलब ब्लड ग्रुपों की खोज की थी, जिसमें याद रखिएगा ए, बी और ए बी तथा ओ की खोज की थी। किसने की? लैंड एस्टीनर ने। कब की? 1900 में। कितने रक्त समूह का? 4। कौन-कौन? ए, बी, ए बी और ओ। 4 हो गए। ठीक है। ओ क्या है? सर्वदाता, देने वाला। ए भी क्या है? सर्वग्राही है, लेने वाला। सिर्फ दुर्योधन है और ओ है कर्ण। ऐसे याद रखेंगे। अब चलेंगे 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। तो श्वेत जो डब्ल्यूबीसी जिसे बोलते हैं, उसका प्रमुख कार्य क्या है पता है? शरीर की प्रतिरक्षा करना, शरीर की रक्षा करना, प्रतिरक्षा तंत्र है वो डब्ल्यूबीसी, जिसे हम श्वेत रक्त भी कणिका कहेंगे या श्वेत रुधिर कणिका भी कहेंगे। और चलिए जानकारी लेते हैं। श्वेत रुधिर कणिका डब्ल्यूबीसी जिसे कहते हैं, उसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। याद रखिएगा। तो ल्यूकोसाइट जो होता है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण करती है। तो डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइट जो होता है वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को निर्माण करने में मदद करता है। और ये शरीर में हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में उपस्थित जीवाणुओं, विषाणुओं तथा कवकों का भक्षण करती है, विनाश करती है, उससे बचाती है डब्ल्यूबीसी।
यदि शरीर में अल्प विकसित अथवा क्षतिग्रस्त डब्ल्यूबीसी का उत्पादन बढ़ जाता है, तो यह स्थिति ली जो रक्त कैंसर जिसे बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं, वो कहलाता है। और ब्लड कैंसर को एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम आप बोल सकते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो अगर मान लीजिए इसमें अल्प विकसित हुआ डब्ल्यूबीसी या क्षतिग्रस्त हो गए डब्ल्यूबीसी, तो समझ जाइए ल्यूकेमिया नामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, रक्त कैंसर बढ़ने की संभावना हो जाती है। इसलिए योगा कीजिए और जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए और खाना अच्छे-अच्छे खाइए। अच्छा-अच्छा का मतलब दाल-भात भी खाइए तो मन से खाइए, प्रेम से खाइए दाल-भात। चावल भी प्रेम से खाइए, लेकिन बाहर का फूड पॉइज़न मत खाइए। आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी प्लेटलेट्स तथा अधिकांश डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो आरबीसी प्लेटलेट्स याद रखिएगा, आरबीसी प्लेटलेट्स तथा अधिकांश जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो आपसे पूछेगा कि आरबीसी प्लेटलेट्स और अधिकांश जो डब्ल्यूबीसी हैं वो कहाँ निर्माण होंगे? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होंगे। यही सवाल है। चलिए ये भी क्लियर हो गए, आगे चलेंगे और ये समझेंगे 10वें प्रश्न की बात करेंगे। क्या करेंगे? 10वां प्रश्न की बात करेंगे। टोटल कितने प्रश्न हैं? 19 प्रश्न हैं। 19 प्रश्न हैं लेकिन बहुत बेहतर हैं और इसमें वन लाइनर भी लास्ट में मैंने रखा है। क्योंकि मैंने महेश वर्मा का बुक को स्पेशली मैंने लाया है आपके लिए कि आप बीपीएससी को निकालिएगा। वो आने वाला है, निश्चित आ रहा है, ये मैं वादा कर रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी नहीं बोलता। 10वां प्रश्न है, हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रुधिर पहुँचाने वाली रुधिर वाहिनी है। तो हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रुधिर पहुँचाने वाली रुधिर वाहिनी है। कौन-सी है? तो धमनियाँ हैं। कौन-सी है? धमनियाँ हैं। अब धमनियाँ हैं तो चलिए पढ़ते हैं। अब धमनियों की बात करेंगे मतलब आर्टरीज जिसे बोलते हैं, आर्टरीज को ही धमनी बोलते हैं। तो फेफड़ों से प्राप्त शुद्ध रक्त हृदय से धमनी के द्वारा शरीर के अन्य अंगों तक पहुंच जाता है। मतलब कि फेफड़ों से जो प्राप्त होता है हमारा शुद्ध रक्त मतलब O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन युक्त जिसमें ऑक्सीजन होते हैं, युक्त मतलब रहना। हृदय से कहाँ जाएगा? आर्टरीज में। इसके द्वारा क्या होगा? शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाया जाता है। याद रखिएगा, फेफड़ा से प्राप्त करके। इसके विपरीत अगर बात करें, तो विभिन्न अंगों से प्राप्त जो अशुद्ध रक्त है, मतलब इसके विपरीत उल्टा बात करेंगे, तो विभिन्न अंग हमारे जो प्राप्त होते हैं, विभिन्न अंग से जो प्राप्त होते हैं अशुद्ध रक्त, जिसे हम CO2 कहते हैं, CO2 उसमें होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो शिराओं मतलब वेन्स, वेन्स बोलते हैं शिरा को। इसके द्वारा हृदय तक पहुँचाया जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा अशुद्ध रक्त जो है शिराओं के द्वारा कहाँ पहुँचाया जाता है? हृदय तक पहुँचाया जाता है। अशुद्ध रक्त धमनियों द्वारा पहुँचाया जाता है। याद रखिएगा, शुद्ध रक्त O2 और अशुद्ध रक्त CO2। अब देखिए पल्मोनरी महाधमनी मतलब पल्मोनरी महाधमनी एकमात्र धमनी है मतलब आर्टरी है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ये हाँ, अब धमनी में भी एक धमनी है जो कि अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। कौन है? उस नाम उसका क्या है? महाधमनी है। कौन सा महाधमनी है? पल्मोनरी महाधमनी जो एकमात्र धमनी है। अब इसकी बात करते हैं तो सुनिए तथा पल्मोनरी शिरा की बात करते हैं। अब देखिए धमनी महाधमनी जो है शुद्ध रक्त हो गया और जैसे ही पल्मोनरी शिरा आ जाए मतलब वेन आ जाए तो एकमात्र शिरा ये है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। अब सोचिए मतलब कि अगर फेफड़े से प्राप्त अगर शुद्ध रक्त कर रहे हैं तो धमनी द्वारा कर रहे हैं, अंगों तक पहुंचता है। लेकिन अशुद्ध रक्त को CO2 की बात करेंगे तो शिरा की बात करेंगे, उसके द्वारा हृदय तक पहुंचता है। और जैसे ही पल्मोनरी महाधमनी लग गया तो उसमें अशुद्ध रक्त हो जाता है और जैसे ही पल्मोनरी शिरा लग गया, वेन लग गया मतलब इसमें शुद्ध रक्त हो गया, CO2 हो गया। समझिएगा, ध्यान रखिएगा, शब्दों का खेल है और क्वेश्चन का ऐसा ही खेल खेलता है कि लगा देगा पल्मोनरी महाधमनी या पल्मोनरी पल्मोनरी धमनी बोल देगा। तो अब इसमें पूछेगा शुद्ध है क्या? शुद्ध है। अब कोई सोचेगा कि अच्छा धमनी में तो शुद्ध पढ़े थे, ये गलत नहीं। यहाँ देखिएगा पल्मोनरी लगा दिया है मतलब अशुद्ध रक्त लगाइएगा। ठीक है? चलिए, इतना जोर देने का कारण था। चलिए 11वें प्रश्न की बात करेंगे। 11वां प्रश्न है प्रतिजन, एंटीजन। प्रतिजन एंटीजन का वह पदार्थ है जो क्या है? जो है एंटीजन वह पदार्थ है जो क्या है? बताइए। तो वह है प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी के निर्माण में जो है या निर्माण को उत्प्रेरित करता है, निर्माण में मदद करता है, ये आप बोल सकते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। एंटीजन की बात कर रहे हैं, प्रतिजन की बात कर रहे हैं तो वे पदार्थ हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होते हैं
को प्रतिरक्षियों मतलब एंटीबॉडीज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करता है, मदद करता है, बनाने में मदद करता है, लड़ने में मदद करता है। प्रतिजन समानतः मतलब एंटीजन समानतः प्रोटीन होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। परंतु ये लिपिड या कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट तथा न्यूक्लिक अम्ल भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि प्रोटीन ही हो एंटीजन, लेकिन समानतः आपको प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन और भी हो सकते हैं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, न्यूक्लिक अम्ल भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। प्रतिरक्षियों को इम्यूनोग्लोबिन, प्रतिरक्षियों मतलब जो एंटीबॉडीज बनते हैं उसमें क्या होता है? इम्यूनिटी की बात होती है, तो इम्यूनोग्लोबिन, याद रखिएगा, इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। सही बात है, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन ही कहेंगे, इम्यूनिटी को लड़ने का बात करता है ना जी, इसलिए। अब याद रखिएगा, ये जो होता है वाई आकार का जो है प्रोटीन अणु होता है। कौन? एंटीजन वाई आकार का प्रोटीन अणु होता है जो कि प्रतिजनों से शरीर की रक्षा करता है। अब देखिए, इम्यूनोग्लोबिन कह देगा तो भी वाई लगाइएगा, वाई आकार का होता है। एंटीबॉडी बोल देगा तो वाई आकार का होगा, क्योंकि क्यों करेगा, क्यों वाई आकार बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें प्रोटीन का अणु होता है, और प्रोटीन का अणु से किससे लड़ने की बात करता है? प्रतिजन से। अब प्रतिजन से हमारे शरीर की रक्षा करता है, एंटीजन से शरीर की रक्षा करता है, इसलिए वाई आकार का बोल दीजिए। या प्रतिजन, प्रतिजन, एंटीजन वाई आकार बोल दे, एंटीबॉडी वाई आकार बोल दे, इम्यूनोग्लोबिन वाई आकार है, तो उसी आकार का ना, लड़ेगा तो उसी आकार से, है ना? जिस साइज में है उसी साइज से लड़ेगा, ठीक है नहीं? चलिए, अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर आपसे पूछे तो आप बताइएगा, यह कुछ अम्लीय होता है। यह क्या होता है? कुछ अम्लीय ही होते हैं। क्यों होते हैं भाई? चलिए जानते हैं। इसके बारे में जानना अवश्य होता है। क्यों जानना है? तो सुनिए। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। हम पढ़े थे भाई, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन जो है प्राकृतिक में कुछ क्षारीय होता है। क्षारीय तो होता ही है, और क्षारीय हम 7 से ऊपर वाले को बोलते हैं, 7 से नीचे वाले को हम अम्लीय बोलते हैं। क्या ये बात सत्य है? बताइए तो, बताइए, कमेंट कीजिएगा। और 7 वाले को उदासीन बोलते हैं। बताइए, अम्लीय किसे बोलेंगे या क्षारीय किसे बोलेंगे? कमेंट कीजिएगा। हम ऐसे बता दिया हूँ, हिंट दे दी। क्योंकि इसका पीएच मान जो होता है 7.1 से लेके 7.4 तक, मतलब क्षारीय है, क्योंकि ज्यादा है ना? तो 7.1 से लेके 7.4 के बीच होता है। और इसके अन्य 3 विकल्प सही हैं। अन्य 3 विकल्प जो हैं ऑप्शन के हिसाब से सही हैं। जैसे लाल रंग का होता है, एकदम सही बात है। और यह फेफड़ों, यहाँ पे देखिए, फेफड़ों से कोशिकाओं तथा ऑक्सीजन का वाहक होता है, याद रखिएगा। फेफड़ा से जो है, अगर देखें, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, ये भी सही बात है, मतलब टिश्यू से। अब देखिए, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, याद रखिएगा। अब अस्थाई यौगिक के रूप में देखें तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ दिया ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, क्योंकि कम ऑक्सी वाले भाग में ये बात होती है अस्थाई यौगिक में, अगर पूछे तो। क्लियर है? ये ऐसे ही था, आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 13वां प्रश्न क्या बोलता है? किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए, बताइएगा आप। अब बताइए, जीव द्रव्य को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। और ये कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा का मददगार होता है, याद रखिएगा। इसके बाद में करेंगे। आगे चलिए, तो इसका जवाब दीजिए। तो हीमोग्लोबिन का विलय कहाँ होता है? तो केचुआ में हो जाता है। मतलब किस प्राणी के जीव द्रव मतलब प्रोटोप्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, घुल जाता है? तो केचुआ में। और केचुआ को हम अर्थवॉर्म भी बोलते हैं, रेंगने वाला होता है ना, इसलिए। अब चलिए, केचुआ की बात कर रहे हैं। केचुआ एक एनीलिड शंका जंतु है। अगर पूछे केचुआ अर्थबोर्न जो है वो बताइए किस जंतु का शंका है, किस ग्रुप का है जी? तो एनीलिड ग्रुप का है। कौन? केचुआ। इसमें जो होता है, इसमें परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है। इसमें परिवहन जो होते हैं बंद प्रकार का होते हैं, परिसंचरण तंत्र भी बंद प्रकार का होते हैं, ये बोलिएगा। जिसके फलस्वरूप जो है रुधिर जो है केवल धमनियों और शिराओं में बहता है। इसलिए केचुआ में भी धमनी मतलब आर्टरी और वेन में ही बहता है, शिरा मतलब वेन में बहता है। इसमें जो है रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती? रुधिर कणिका नहीं पाई जाती। हीमोग्लोबिन को प्लाज्मा में घुला रहता है। हीमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में घुला रहता है। केचुआ के मामले में अगर पूछे कि बताइए हीमोग्लोबिन कहाँ घुला रहता है, तो प्लाज्मा में घुला रहता है।
और रुधिर कणिका नहीं पाई जाती है। याद रखिए ब्लड कणिका जो है नहीं पाई जाती, किसमें? केचुआ में। और रुधिर केवल कहाँ होता है? धमनी और शिरा में ही बहेगा केचुआ का, ये भी ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, केचुआ के रुधिर जो होते हैं रुधिराणु मतलब ब्लड रंगहीन होते हैं, रंगहीन बिना रंग का, और केंद्रक युक्त होते हैं, न्यूक्लिक होते हैं। याद रखिए न्यूक्लिटेड बोलते हैं, मतलब न्यूक्लिक होगा। केंद्रक मतलब न्यूक्लिक, युक्त मतलब है, न्यूक्लिट होते हैं। क्लियर हो गए। अब चलिए 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न क्या है कि डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है, बताइए। अब बताइए डब्ल्यूबीसी का बनता है, आरबीसी विनाश होता है, कहाँ होता है भाई? पीलिया में, और क्या? कहाँ? पीलिया। पीलिया को हम और किस नाम से जानते हैं? प्लीज कमेंट कर सकते हैं। पीलिया को क्या बोलते हैं? कमेंट कीजिए। क्या? पीलिया को बताइए किस नाम से जानते हैं? तो हम बताएंगे भाई स्पिनल बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। रुधिर के मुख्यतः दो अवयव होते हैं। मुख्यतः कितने होते हैं? दो हैं रुधिर के। पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु मतलब ब्लड। रुधिराणु मुख्यतः जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। ब्लड जो है हमारे चार प्रकार के होते हैं। एकदम लाल रुधिर लाल में होते हैं, श्वेत में होते हैं, और रुधिर प्लेटलेट्स में भी होता है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो रुधिर होता है, ब्लड जो होता है, चार प्रकार में बटा हुआ है। पहला बटा हुआ है लाल में मतलब डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में, और एक श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी में, और एक तीसरा जो है प्लेटलेट्स में, और चौथा जो होता है स्पिंडल कोशिका में बटा हुआ होता है। ये स्पेशल है चौथा, स्पिंडल कोशिका। अब सुनिए, इनमें लाल रुधिर जो कणिका होता है, मतलब लाल रक्त कणिका जो होता है, लाल रक्त कोशिका बोलिए यहाँ पे, कोशिका जिसे आरबीसी बोलते हैं, उसका जीवन काल जो है 120 दिन होता है। इसके बाद जो है पीलिया जो स्पिनल जिसे तिल्ली बोलते हैं, उसका विनाश पिल्ली में हो जाता है, पीलिया में हो जाता है, तिल्ली में हो जाता है, स्पिनल में हो जाता है। तो याद रखिएगा लाल रक्त कोशिका जो आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। विनाश जाके कहाँ होगा? पीलिया में। पीलिया को किस नाम से जानते हैं? स्पिनल के नाम से, और एक नाम तिल्ली के नाम से। याद रखिएगा, ऑप्शन इतने आएंगे तो छोड़िएगा थोड़ी, है ना। इसके फलस्वरूप अगर बात करें और श्वेत रक्त कोशिका की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, श्वेत रक्त कणिका की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होता है, याद रखिएगा। इसका जीवन काल अगर पूछे डब्ल्यूबीसी का तो 1 से 4 दिन होता है, 1 से लेकर 4 दिन तक ही होता है। आकार, माप और केंद्रक के अनुसार अगर हम देखें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, तो जिसमें हम डब्ल्यूबीसी का देखते हैं आकार और माप और केंद्रक के अनुसार, तो ये अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि देख लेते हैं, जैसे कि वेसोफिल्स बोलेंगे, न्यूट्रोफिल्स बोलेंगे, लिम्फोसाइट बोलेंगे, आदि में आपको डब्ल्यूबीसी दिखेगा। तो वेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट आदि के आकार में तुम आपको मतलब दिखेगा। मनुष्य के शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर पूछे तो 6000 से 9000 प्रति घन मिमी तक होती है। तो अगर 6000 से 9000 प्रति घन मिमी तक है तो आप अच्छे व्यक्ति हैं, स्वस्थ व्यक्ति हैं, आप जीवन में स्वस्थ ही रहिएगा। याद रखिएगा, तो इस पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे रक्त कणिका में जो हम पढ़ रहे हैं जिसमें डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो 1 से 4 दिन तक रहता है, और आकार माप केंद्र के अनुसार अनेक प्रकार के जो होते हैं उसमें से जैसे वेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट आदि में आपको दिखेंगे। और मनुष्य के शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से लेकर 9000 प्रति घन मिमी तक होते हैं। चलिए आगे चलेंगे, 15वें प्रश्न की बात करेंगे। 15वां प्रश्न क्या है सुनिए। 15वां प्रश्न है एल आर्जिनिन है। एल आर्जिनिन क्या होता है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए होता है, जिसे हम एमिनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड बोलेंगे। अब एमिनो एसिड है तो सुनिए, एल आर्जिनिन एक जो है एमिनो एसिड है जो नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन करने में सहायता करता है। एल आर्जिनिन एक एमिनो एसिड है जो नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन करने में सहायता करता है। यह मांसपेशियों में कोशिकाओं को आराम प्रदान जो करता है, क्या करता है? आराम प्रदान करता है। रक्तचाप को कम करने में भी सहायक करता है, ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करता है। यह कई प्रकार के मेवे, ड्राई फ्रूट्स जैसे हरी सब्जी, मेवे कहिए, ड्राई फ्रूट, हरी सब्जी, चिकन आदि में पाए जाते हैं। समझ गए? एल अर्जिनिन जो है कहाँ पाया जाएगा? तो मेवा खाइए, उसमें पाया जाएगा, हरी सब्जी खाइए, और चिकन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 16वें प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है रक्त समूह ए बी में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी है।
तो एंटीबॉडी है, मतलब एंटीबॉडी कौन है बताएंगे, तो हम बताएंगे कोई प्रतिरक्षी नहीं होता, कोई एंटीबॉडी नहीं होता। क्यों नहीं होता, चलिए समझते हैं और जानते हैं। क्यों जानते हैं, देखते हैं। अब इसमें समझिए कि रक्त समूह एबी में कोई प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ये बात तो सत्य है, एबी में कोई प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा भाई, वो सर्वग्राही है, आदमी लेने वाला है, खाली ब्लड लेता है, एबी देता थोड़ी है, तो इसको में एंटीबॉडी क्यों होगा, नहीं होगा। चलिए ये भी बात खत्म। अब जबकि ए तथा बी प्रतिजन है, मतलब एंटीजन पाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि एबी में नहीं पाया जाता तो किसमें पाया जाता है, एबी में पाया जाता है भाई, एंटीजन पाया जाता है एबी में। इसलिए रक्त समूह एबी वाले व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, मतलब सिर्फ अपना रिसीव करना जानते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं, सिर्फ रिसीव करते हैं, प्राप्त करते रहते हैं, लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, इसलिए एबी को बोला जाता है। इसके विपरीत अगर रक्त समूह ओ की बात करें तो ओ में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता, ओ में भी प्रतिजन नहीं पाया जाता, एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसलिए बेचारा को क्या होता है, ये भी देने की काम करते रहता है, देने वाला प्रवृत्ति होता है, ये दे सकता है, ये भी सिर्फ ले सकता है, यही काम हो गया है। चलिए, परंतु अगर देखें ए और बी की बात करेंगे, ए तथा बी प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, ए और बी जो है एंटीबॉडी हैं, इसलिए यह सार्वभौमिक दाता होता है। मतलब कि अगर ओ वाली बात करें तो ए और बी में एंटीबॉडी होते हैं, इसलिए ए जो है सार्वभौमिक दाता कहलाते हैं, डोनर कहलाते हैं, कि वो दे सकता है, इसलिए डोनर है। ए बी प्रतिरक्षी है, इसको दे सकता है, लेकिन ए बी नहीं दे सकता। चलिए आगे चलेंगे। ए बी अलग अलग ए बी है तो अच्छी बात है, वो उसमें है बेचारा का एंटीबॉडी। क्लियर हो गया, अब तो बोलिएगा नहीं। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 17वां प्रश्न क्या है बता दीजिए। 17वां प्रश्न है आरएच कारक का नाम संबंधित है। एक प्रकार के आरएच कारक का नाम संबंधित है, एक प्रकार के सी बंदर से आरएच संबंधित है। बंदर से संबंधित है, ऐसा बात है तो चलिए पढ़ते हैं। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि बंदर से नहीं है, कोई आरएच कुछ और बोलता है, तो हम पढ़ के आज क्लियर करते हैं। आरएच कारक एक प्रोटीन है। आरएच कारक क्या है, एक प्रोटीन है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं मतलब आरबीसी की सतह पर चिपका रहता है। तो आपसे पूछेगा आरएच क्या है, एक प्रोटीन है। अच्छा प्रोटीन है तो आरबीसी जो होते हैं जिसे लाल रक्त कोशिका बोलते हैं, उसकी सतह पर क्या होता है, चिपका रहता है। जिस व्यक्ति के आरबीसी पर यह प्रोटीन उपस्थित होता है उसे हम आरएच पॉजिटिव अन्यथा आरएच नेगेटिव कहा जाता है। अगर मान लीजिए उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है, तो हम उसे पॉजिटिव या नेगेटिव के रूप में बताते हैं। रक्त आदान प्रदान में, रक्त का जो आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, उसमें आरएच कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब जरूरी है ना, आरएच नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उस हिसाब से चेक करना होता है। अब जैसे कि आरएच प्लस आरएच माइनस को रक्त नहीं प्रदान कर सकता। अब सोचिए आरएच प्लस जो है आरएच माइनस को जो है रक्त जो है प्रदान नहीं कर सकता, मतलब माइनस वाले को नहीं कर सकता। आप देखिए सर्वप्रथम अगर बात करें आरएच कारक की खोज करने वाला श्रेय किनका जाता है, तो एक बंदर नाम के व्यक्ति थे जिसे हम रिसेस बंदर कहते हैं, बंदर में किया गया था। ठीक है, बंदर नाम के व्यक्ति थे, मतलब वो अपने आपको वो कहते थे कि हम बंदर की प्रजाति में ही हम मानते हैं आपको, मतलब उनका कहानी अलग है, छोड़िए उस बातें करेंगे, नहीं तो उस पर बहस हो जाएगी। तो देखिए आरएच कारक की खोज जो है रिसेस बंदर ने की थी। अब रिसेस बंदर नाम के व्यक्ति थे, अब बंदर बंदर बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो रिसेस बंदर ने की थी, है ना, रिसर्च बंदर में की गई थी, याद रखिएगा। इसलिए इसे आरएच नाम दिया गया था। तो रिसर्च बंदर में की गई थी, इसीलिए इसे जो है आरएच नाम दिया गया, क्योंकि बंदर के कारक से हुआ था, ऐसे याद रखिएगा, उसी पे किया गया था। चलिए 18वें प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है बीटा ब्लॉकर औषधि का प्रयोग किया जाता है, बताइए इसका आंसर का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 रक्तचाप नियंत्रण हेतु, रक्तचाप नियंत्रण हेतु होता है। अब रक्तचाप नियंत्रण हेतु है हाई ब्लड प्रेशर को, है ना। चलिए तो बीटा ब्लॉकर, ब्लॉकर औषधि का प्रयोग उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के रक्त जो होते हैं चाप नियंत्रण हेतु, ब्लड प्रेशर को रोकने हेतु किया जाता है। उच्च रक्तचाप के द्वारा होने वाले हृदय घात, हृदय पे हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं, को रोका जा सकता है, याद रखिएगा। 19वां प्रश्न है और इसका मानव परिसंचरण तंत्र का अंतिम सवाल है। इस पे फिर और भी जानकारी ऑनलाइनर देंगे नीचे। किस शारीरिक प्रक्रम
से जो है थ्रोम्बिन का संबंध है। ठीक है, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी, रक्त जमाव से है। रक्त जमाव से है तो सुनिए, थ्रोम्बिन का संबंध जो है रक्त जमाव अथवा थक्का बनाने से है। यह एक जटिल रासायनिक क्रिया है जो 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने में? 3 चरणों में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया का स्पष्ट विवरण होवेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। होवेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। चलिए, अब इसमें देखते हैं टी कोश का, टी सेल और बी सेल में वन लाइनर में थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा नहीं देखेंगे। जिसमें थाइमस की बात करेंगे। थाइमस जो है ग्रंथियों में परिपक्व, जिसे कहते हैं मैच्योरिटी कहते हैं, मैच्योरिटी कहिए, है ना, मैच्योरिटी होता है ना, होती है। इसलिए इन्हें हम टी कोशिका कहा जाता है। मैच्योरिटी जिसमें है वो टी कोशिका वाले व्यक्ति हैं भाई, याद रखिए। अब बी कोशिका की बात करते हैं। बी कोशिका की बात करेंगे, बी सेल की बात करेंगे, तो इसमें कोशिकाएं जो हैं स्तनधारियों में, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में विकसित होता है। कौन सा? बी कोशिका, बी सेल। ठीक है? और याद रखिएगा, इसलिए इन्हें बी कोशिका कहा जाता है क्योंकि अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है, इसलिए बी हो गया। और टी क्यों हुआ? क्योंकि थाइमस। ऐसे याद रखेंगे। अब इसका दूसरा पॉइंट में दोनों में डिफरेंस करते हैं थोड़ा-सा, कि अगर पूछे ये कोशिकाएँ जो होती है, जो टी कोशिका जो होती है, सेल जो होती है, वो कोशिकाएँ प्रतिजनों को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देती है, एंटीजन को नष्ट कर देती है, याद रखिएगा। और बी कोशिका जो होता है, ये एंटीजनों की पहचान तो करता है और अपनी सतह पर उपस्थित ग्राहिक जो अंग होते हैं, जिसमें ग्रह करने वाला अंग होता है, ग्रहण करने वाला, उसके द्वारा करता है। नष्ट करेगा ये भी, पहचान करेगा ये भी एंटीजन का, याद रखिएगा। चलिए, तीसरा पॉइंट इसका देखिए टी कोशिका का, कि वे सीधा आक्रमण करती है। टी कोशिका जो है आक्रमण कर देगा डायरेक्ट। और कोशिका बी जो है, मतलब बी कोशिका जो होता है, जिसे हम बोन मैरो वाला कोशिका कहते हैं, ये आक्रमण करेगा। आक्रमण के लिए बड़ी संख्या में एंटीबॉडी उत्पन्न कर देगा। ये सबसे बड़ा खतरनाक है ना, अच्छी बात है ना। अब देखिए, फिर हम पढ़ते हैं टी कोशिका वाली। टी कोशिका, इसका जीवन काल लगभग 3 से 4 वर्ष तक होता है। 4 वर्ष तक होते हैं, 3 से 4 वर्ष। लेकिन एंटीबॉडी का जीवन काल अल्प समय तक ही होगा, जो कि बी कोशिका में होता है। बस याद रखिएगा। अब चलिए, रक्त की, ब्लड की बात करेंगे, प्लाज्मा की बात करेंगे और सीरम की बात करेंगे। इसके थोड़े से हम व्याख्या करेंगे अलग-अलग रूप में कि होता क्या है ना? तो जैसे कि देखिए, रक्त की बात कर रहे हैं, ब्लड की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए रक्त जो होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है? तरल लिक्विड टाइप का होता है, याद रखिए। टिश्यू जो होते हैं। और प्लाज्मा क्या होता है? यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है। प्लाज्मा क्या है? मैट्रिक्स है। और सीरम क्या होता है? रक्त जमने पर जो थक्के, वह तरल भाग को सीरम कहते हैं। मतलब थक्के वाले को सीरम कहते हैं। डायरेक्ट ऐसा शब्द लगा सकते हैं या तरल भाग को कह सकते हैं। अब फिर से ब्लड की बात करेंगे। ब्लड का रंग जो है गहरा लाल होता है। ब्लड का अगर पूछे तो गहरा लाल होता है। रंगहीन किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। पढ़े थे हम लोग। और सीरम का कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है। सीरम का हल्का पीला रंग का। सीरम किसे कहते हैं जो हल्का पीला था? बताइए तो, कमेंट कीजिए तो। ठीक है? रक्त का ही हिस्सा होता है सीरम, उसी से जुड़ा हुआ है सीरम, याद रखिएगा। चलिए, तो हल्के पीले रंग का होता है। ये क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे ब्लड से। इनमें जो है सजीव रक्त कणिका होती है। किसमें? ब्लड में। सजीव रक्त कणिका में भी होता है ब्लड, इसलिए। और प्लाज्मा की बात करें तो इसमें रक्त कणिका नहीं होता है। रक्त कणिका नहीं होता है प्लाज्मा में, ये ध्यान रखिएगा। और सीरम में रक्त कणिका नहीं होगा। सीरम में भी रक्त कणिका नहीं होगा। चलिए, और देखिए पॉइंट नंबर 4 है कि इनमें जो होता है, किनमें? ब्लड में। ब्लड में क्या होता है? फाइब्रिनोजेन, प्रोटीन का अभाव होता है, मतलब कमी होता है। तो किस प्रोटीन का अभाव होता है ब्लड में? तो हम बताएंगे फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का अभाव होता है। और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो हमारा प्लाज्मा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। ये भी सही बात है। और सीरम में, याद रखिएगा, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का अभाव होगा सीरम में। सीरम और ब्लड में अभाव होता है, याद रखिएगा। प्लाज्मा में। अब देखिए, प्लाज्मा की बात कर रहे हैं थोड़ा-सा। प्लाज्मा का स्पेशल पढ़ रहे थे, फिर हृदय में रुधिर परिसंचरण तंत्र के मार्ग की बात करेंगे। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में जल सबसे ज़्यादा होता है, मतलब लगभग 90% होते हैं जल। जल की भूमिका होती है। अन्य पदार्थ अगर देखा जाए तो 10% होता है, जिसमें कार्बन और अकार्बनिक पदार्थ करते हैं, जो कि यहाँ पे देख लीजिए। प्लाज्मा में पढ़े थे और क्वेश्चन इसका हम सॉल्व किए थे। अब कार्बनिक, अकार्बनिक के रूप में भी बाँटा हुआ है। ठीक है? अब मान लीजिए कार्बनिक, अकार्बनिक के रूप में बाँटे, तो याद रखिए कार्बनिक में पचे हुए भोज्य पदार्थ जो हैं, ये कार्बनिक का हिस्सा है। प्रोटीन जो है, ये भी कार्बनिक पदार्थ है। उत्सर्जित पदार्थ अगर देखा जाए, तो ये भी हमारा क्या है?
कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन अकार्बनिक पदार्थ जो हैं ये दोनों अकार्बनिक पदार्थ में आते हैं। प्रमुख रूप से देखा जाए, सूक्ष्म मात्रा में देखा जाए। अब देखिए, पचे हुए भोज्य पदार्थ में देखा जाए तो अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और गिल्सरॉल गिल्सरॉल, विटामिन और कोलेस्ट्रॉल, आवासीय अम्ल आदि सम्मिलित होते हैं, जो कि कार्बनिक के रूप में होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए मुख्य रूप से होता है, प्लाज्मा से संबंधित होता है। प्रोटीन, जिसमें फाइब्रोनोजेन जो कि प्रोटीन में पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन, ये भी याद रखिएगा, तो पूरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, याद रखिएगा, और एल्ब्यूमिन, ये सब जो होते हैं ये प्लाज्मा का हिस्सा होते हैं, याद रखिएगा, और ये प्लाज्मा में समाहित होते हैं 10% में कार्बनिक के रूप में। और उत्सर्जित पदार्थ में देखें तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब जो हैं हमारा कार्बनिक में आते हैं, और कार्बनिक में आते हैं मतलब कि प्लाज्मा के हिस्से में आते हैं। अब अकार्बनिक रूप से हम जो देख रहे थे, इसमें प्रमुख रूप से देखें सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनाइट होते हैं, कार्बनिक रूप से हमारे शरीर में प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। सूक्ष्म मात्रा में प्लाज्मा में देखा जाए तो कैल्शियम के फास्फेट एवं बाई कार्बोनेट के रूप में भी होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं, याद रखिएगा। क्लियर हो गए। अब चलते हैं हृदय के रुधिर परिसंचरण मार्ग की बात करते हैं, हृदय की बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं, जिसमें रुधिर जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा फेफड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लंग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और लंग्स में हमको बांटा हुआ है पल्मोनरी महाधमनी, ठीक है, मतलब महाधमनी, पल्मोनरी शिरा भी होता है, हाँ शिरा, सॉरी क्षमा चाहते हैं, पल्मोनरी शिरा, यहाँ पे धमनी गायब कर दिया है, यहाँ पे धमनी होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे धमनी भी गायब हो गया है, तो पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी शिरा। और अब जैसे मान लीजिए हम शिरा की बात करते हैं तो आगे शिरा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पल्मोनरी शिरा जो होते हैं वो बायां अलिंद, जिसमें शुद्ध रक्त जाता है, याद रखिएगा, और एक बायां निलय होता है, बांटा हुआ है दोनों में होगा, महाधमनी में भी होगा और शिरा में भी, दोनों में बायां अलिंद और बायां निलय ऐसे बटा होगा, ठीक है, तो हम क्लियर करेंगे। तो बायां अलिंद में शुद्ध रक्त होता है, जो कि शिरा के रूप में देख रहे हैं, बायां निलय में सिस्टेमेटिक महाधमनी होता है, मतलब कि आपको ऐसे चलना है, पल्मोनरी, फिर बायां अलिंद, बायां निलय, और फिर सिस्टमेटिक महाधमनी, और फिर धमनी लास्ट में, अंत में धमनी होता है, और यही धमनी जाके शुद्ध रक्त होके हमारे शरीर के समस्त अंगों में उत्तक के रूप में, टिश्यू के रूप में काम करता है, यही होता है। उसी तरह हमारा फेफड़ा का जो यहाँ से जो चलेंगे पल्मोनरी, महाधमनी, ये भी दायां अलिंद, याद रखिएगा, फिर उसके बाद दायां निलय, फिर महाशिरा, ठीक है, फिर शिरा, फिर अशुद्ध रक्त, फिर जाके शरीर के समस्त शरीर में मिलेगा, यही बनाया हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गए। जैसे देखिए शरीर के समस्त अंग और उत्तक की बात करेंगे, ये यहाँ पे जाके मिल जाएगा। अब देखिए शरीर के समस्त अंग के उत्तक की बात करें, जिसमें रक्त होगा, शिरा होगा, महाशिरा होगा, दायां नीला निलय, मतलब दायां निलय, दायां अलिंद, ये सब होगा, पल्मोनरी महाधमनी होगा, जो कि फेफड़े के रूप में हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब छोड़ दिए। अब यहाँ पे देखिए हृदय की भित्ति के स्तर की बात करेंगे, लेयर ऑफ हार्ट वॉल की बात करेंगे। हृदय की भित्ति मतलब दीवार की बात करेंगे, हमारे हृदय में दीवार है ना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही दीवार हमको 3 रूप में पढ़ना है। कौन कौन? एपिकार्डमी, याद रखिए, एपिकार्डियम के रूप में पढ़ेंगे, मायोकार्डियम के रूप में पढ़ेंगे, और एंडोकार्डियम के रूप में पढ़ेंगे, याद रखिएगा। तो देखिए एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम के रूप में पढ़ रहे हैं। तो एपिकार्डियम जो हृदय का पहला है, दूसरा है मायोकार्डियम और तीसरा है एंडोकार्डियम, और तीनों को हम बांटे हैं अलग अलग ढंग में, और तीनों का रोल क्या है हृदय के दीवार के रूप में, तो सुनिए। तो पहला पॉइंट में हम देखेंगे एपिकार्डियम को, एपिकार्डियम को देख रहे हैं, तो यह हृदय जो है भित्ति, जिसे हम हार्ट बॉल बोलते हैं, का सबसे बाहरी स्तर है आपी, मतलब एपिकार्डियम, आपिकार्डियम। देखिए एक की जगह पे आ भी दे देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिए आपिकार्डियम। तो हृदय के जो हमारा दीवार है उसका बाहरी भाग है, याद रखिएगा, बाहरी स्तर है, जो कि पेरिकार्डियम की जो है स्तर के रूप में होता है, या आप इसे क्या बोल सकते हैं, विसरल स्तर भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि पेरिकार्डियम की रूप में यह काम करता है, अस्तर के रूप में काम करता है, ऐसे बात करेंगे। अब देखिए मायोकार्डियम की बात करें तो यह हृदय भित्ति का मध्य स्तंभ है, बीच में है तो मध्य है, याद रखिएगा, जो कि हृदय पेशी उत्तक है, ये क्या है, हृदय पेशी उत्तक है, याद रखेंगे। और भी बात करेंगे, देखिए इसमें और डिटेल भी चलेंगे, अभी उसका नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, विरल स्तर का ही दूसरा नाम है, क्या दिखेगा, ठीक है। तो मतलब आपसे पूछे एपिकार्डियम जो है वो पेरिकार्डियम का मतलब नाम है, याद रखेंगे,
ठीक है? अब चलिए, इसमें जो हृदय का जो मध्य हम देख रहे हैं पेशी ऊतक है, पेशी ऊतक से जो है बनी होती है, जिसे मसल टिश्यूज़ बोलते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए आप आ जाइए एपोकार्डी, एपोकार्डियम कहते हैं। एपोकार्डियम जो होता है, एपोकार्डियम बोल रहा हूँ सॉरी, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो होता है यह जो है हृदय भित्ति बोलिए, हृदय बॉल बोलिए, का सबसे आंतरिक स्तर होते हैं, जो कि सरल सल्की उपकला का बना होता है। दूसरा पॉइंट क्या है सुन लीजिए कि यह एक पतला आवरण है जो हृदय की बाहरी स्तर चिकना या सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन-सा? एपिकार्डियम। और दूसरा जो है हमारा जो मायोकार्डियम है, यह हृदय भित्ति की जो है सबसे मोटी परत है, याद रखिएगा। और रक्त को पंप करने में हृदय का भाग है, मदद करती है, याद रखिएगा। और यह जो है बहुत चिकनी होती है, कौन? एंडोकार्डियम, जो कि यह बहुत चिकनी होती है, जो कि रक्त को हृदय के अंदर चिकना पन जो है नहीं देता है और ये बचाता है, याद रखिएगा। ये था हमारा नलिन अकादमी का आपका ऑफिशियल बहुत अच्छा जो है महेश बर्णवाल का बुक है। आप अगर इसे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो नलिन अकादमी इस तरह का वीडियो और ये है स्पेशल बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आने वाला वैकेंसी आपके लिए जीवन बदल सकता है, ये बात सत्य है। अब आ रहा है और आप एनसीईआरटी ऐसे सभी में पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।